नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा संवाद और मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। आज इस कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोदी सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनिल माधव दवे जी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। नमस्कार। और महकमे की जिम्मेदारी संभाले अभी आपको कुछ ही वक्त हुआ और एक बड़ी उपलब्धि आपके खाते में जाती है, संसद से कैंपा बिल का पास होना। लंबे समय से इसके ऊपर जद्दोजहद चल रही थी, कैसे सहमति बन पाई इस पूरे मसले पे? 5-6 दिन का एक कार्यकाल ऐसा है जिसके अंदर बातचीत के कई दौर चले। कुछ बिंदु ऐसे थे जो विपक्षी पार्टी के लोग जोड़ना चाहते थे, उसमें से कुछ व्यावहारिक थे, कुछ अव्यावहारिक थे। हमने भी समझाने की कोशिश की कि ये बिंदु अव्यावहारिक है जी, और ये लागू नहीं हो सकते। जैसे कि ग्राम सभा की 50% उपस्थिति अनिवार्य हो। अब गांव के अंदर अगर व्यक्ति दिहाड़ी छोड़ करके शाम को 250 रुपये उसके घर नहीं आएंगे तो वो सभाएं और बैठकें तो करके पेट नहीं पाल सकता। तो हमने कहा हम तो गांव में जाते हैं, मैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंदर खुद जाके खड़ा होता हूं तो भी 50% उपस्थिति नहीं होती, तो सामान्य रूप से कैसे होगी? जी। सौभाग्य से ये सारे विषय उन्होंने समझे और उसमें उन्होंने आवश्यक परिवर्तन किए। और जो बातें ऐसी लग रही थी जिसको मानना चाहिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट का पालन होना चाहिए, रेवेन्यू लैंड जो है उसमें ग्राम सभा की भूमिका होना ही चाहिए, तो वो आज पंचायती राज के बाद कोई कह नहीं सकता कि बगैर पंचायत की अनुमति के कोई काम हो सकता है। तो ऐसा करते करते सहमति बनाते आखिर में पूरा सदन एक हुआ और उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 42,000 करोड़ रुपए है, किसी राज्य का बजट होता है। इतना पैसा केंद्र सरकार के एंड पे पड़ा हुआ है जी। और 7-8 साल से पड़ा हुआ है। और सरकारों का काम ब्याज कमाना नहीं है कि साहब हमको उतना ब्याज मिल गया उस पर। सरकार हमेशा विकासोन्मुख होना चाहिए, डेवलपमेंट, प्रो डेवलपमेंट होना चाहिए। वो पैसा मैदान में जाएगा तो यहाँ पड़ा हुआ 8% ब्याज देगा, मैदान में जाएगा तो एफॉरेस्टेशन को दुगना कर देगा। तो उसकी कल्पना हो सकती है। सर, आप जो बात कह रहे हैं चुनौती यही है, क्योंकि सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि लगभग 60-61% पैसा ही यूटिलाइज हो पाया जो पहले रहा था। अभी उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए आपको बहुत हैंड की ज़रूरत है। इसमें स्टेट का भी रोल बनता है, स्थानीय निकायों से लेकर सबको साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। उस मोर्चे पर क्या कोई प्लान ऑफ एक्शन आपने बनाया हुआ है? कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? बिल पास होने के बाद अब हम फोकस कर रहे हैं रूल्स पे। हम रूल्स ऐसे बनाएंगे कि वो पैसा जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाए और वहाँ वो काम हो जाए। क्योंकि जिसको सफ़र करना पड़ा है, जिन जिलों के अंदर डेवलपमेंट, माइनिंग, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स या थर्मल प्रोजेक्ट्स लगे और उसके कारण जंगल कटे, उसके अंदर रहने वाला अनुसूचित जनजाति का समाज, वो गरीब समाज, उसको अंतोगत्वा इस कैंपा फंड से लाभ होना चाहिए। वरना वो फिर मेट्रो सिटी में आ गया, फिर वहाँ बिल्डिंग बन गई एडमिनिस्ट्रेटिव, गाड़ियाँ 50 ठो खरीद ली, बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो ये ठीक दिशा नहीं है। इसलिए रूल्स बनाने में हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि उस पैसे को वहाँ तक पहुँचा दिया जाए जहाँ के लिए वो इकट्ठा। क्योंकि अभी सर रूल बनना बाकी है, तो जाहिर सी बात है जो चिंताएं व्यक्त की गई थी संसद में भी, जिसका बारे में आपने जिक्र किया कि कुछ ये बात कही जा रही कि जो वनाधिकार कानून से संबंधित बात है, जो लोग जंगलों में रहते हैं उनके अधिकारों को लेकर बहुत ज़्यादा एक मुखर स्वर भी देखने को मिला, हालांकि सहमति बनती नजर आई। आपको लगता है इस प्रकार के जब रूल्स लेके सरकार और आप लोग आएंगे बाहर, तो उनके बारे में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी कि उनको लगे कि हाँ, उनके हक की भी बात इसमें देखने को मिल रही है? इस देश में जंगल के ऊपर वनाधिकार नियमों का उल्लंघन करके कोई कुछ नहीं कर सकता जी। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, न राज्य, न केंद्र, न जनपद, न जिला पंचायत। लेकिन एक एक्टिविज़म का पार्ट है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सबसे अधिक प्योरिस्ट हूँ और बाकी सब लोग गंदे गंदे हैं और ये ठीक से चिंता नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, सारे लोग मिलकर के देश के लिए अच्छा ही करना चाहते हैं। जी, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के बारे में एक लंबे समय से, मतलब एनडीए गवर्नमेंट नहीं, यूपीए गवर्नमेंट के समय से, अब पहले से भी एक बात आती है कि साहब ग्रोथ और इन्वायरमेंट के बीच का जो बैलेंस है वो बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को निभाने के लिए भी जिम्मेदारी बड़ा चुन के लोगों को दी जाती है। अब ये जिम्मेदारी आपके पास में, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि साहब ग्रोथ भी नज़र आए
और एक जो एनवायरनमेंट के साथ में खिलवाड़ पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है वो भारत में कम से कम ना हो। अगर आपकी नीयत ठीक है और आपको कुछ अच्छा करने की इच्छा है तो विकास और पर्यावरण ये समानांतर चलेंगे, कदम मिला के चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। दुर्भाग्य से कुछ शब्दों का मायाजाल विश्व में रचा जाता है, वो एक पूरी की पूरी लॉबी है। उन्होंने एक धारणा खड़ी की कि विकास और पर्यावरण ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर विकास होगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा, पर्यावरण को बचाओगे तो विकास का नुकसान होगा। लेकिन कीमत तो दुनिया चुका रही है कुछ ना कुछ, मतलब उसके भले सीधा सीधा कारण वो हो या ना हो, लेकिन पर्यावरण में जो परिवर्तन है वो कीमत दुनिया चुका रही, भारत भी चुका रहा है। वो इसलिए चुका रही है कि वो विकास सुविकास नहीं है, कुविकास है। राइट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जैसे आदमी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर ठीक हो रहा होता है। उसी शरीर के अंदर कोई एक हिस्से के अंदर कोई एक पार्ट बड़ा हो गया तो हम कहते हैं यार इसको ट्यूमर हो गया है। तो वो ट्यूमर जो है वो कुविकास है। पूरा शरीर अच्छा होना ये सुविकास है। जब भी सुविकास होगा आप लिख करके रखिए, पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होगा। और जहाँ आपको अच्छा पर्यावरण दिखे वहाँ समझना ही होगा कि यहाँ का विकास बहुत अच्छा है। यहाँ जंगल, जानवर और मनुष्य ये एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ रह रहे हैं। और साहब 15 अगस्त 1947 के बाद ये नई फिलॉसफी नहीं आई है। हजारों सालों से ये देश में ये तीनों लोग बहुत शांति से, बहुत अच्छे से एक दूसरे के पूरक बन के रहते चले जाएं। दिस इज़ द वेस्टर्न माइंडसेट जो ये कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, हमको तो जंगल भी काटना ज़रूरी है, हमको ये भी करना ज़रूरी। जो एक बात लंबे समय से आपके मंत्रालय को लेके वो ये कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस एक व्यवस्था बने, ऑनलाइन सिस्टम हो अप्लाई करने का, आपकी क्या एप्लीकेशन का स्टेटस है पता लग सके, इस दिशा में काफ़ी बीते 2 सालों में, 2.5 सालों में काफ़ी कुछ काम हुआ है। अभी स्थिति क्या है, क्योंकि जो पहले 600 दिन लगते थे वो शायद अब 150 दिन के आसपास आ गया क्लियरेंसेस को लेके, 190 के आसपास। लेकिन इसको भी और ज़्यादा कम करने की ज़रूरत, क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस में देखेंगे तो शायद ये संख्या बहुत नीचे है। कल ही मैंने संसद में जवाब देते हुए कहा है कि इस 190 को मैं 110 दिन में लाना चाहता हूँ। कोई समय सीमा भी निर्धारित की है? 110 में लाना चाहता हूँ। कब तक लाना चाहते हैं, कुछ इसकी समय सीमा? मैं कोशिश करता हूँ कि शाम को जब मैं मंत्रालय में उठूँ तो मेरी टेबल पर कोई फाइल पेंडिंग ना हो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, समय सीमा बोल करके नहीं, करके दिखाना चाहते हैं। क्योंकि क्या गलती है, उसने ऑनलाइन अप्लाई किया है और अगर सारी चीज़ें ठीक है, और मेजर केसेस ऐसे हैं जो बहुत कुछ देखना नहीं है। एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें एक यूनिट लगी हुई है, वो यूनिट एक्सपांशन चाहती है, आप उसको 6 महीने से अनुमति नहीं दे रहे। अरे भाई इंडस्ट्रियल एरिया है, सारे क्लियरेंसेस उसके पास है, वो पहले से वो यूनिट चला रहा है, उसी का एक एक्सटेंशन शुरू करना चाहता है और हम फाइल दबा के बैठे। अरे दे दीजिए ना भाई, क्या नुकसान है उसको। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, और थोड़ा सा समय दीजिए। उस पर काम चल रहा है गंभीरता से। आपका अपना खुद का जो एक सार्वजनिक जीवन है उसमें लंबा समय आपका खुद नर्मदा नदी के साथ में गुजरा है, अपने उसके कंजर्वेशन को लेके, उसके शुद्धिकरण को लेके लंबे समय तक आप उस पर काम करते रहे। अभी वर्तमान में हिंदुस्तान की गंगा नदी हो या अन्य नदियाँ हों या अन्य जल स्रोत हों, उनके जो प्रदूषण की समस्या वो बहुत भयानक हो गई, जिसको विश्व भर में एक चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपके नेतृत्व में किस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा? आपकी जो व्यवहारिक समझ रही है इस विषय पर वो कैसे फ़ायदा देगी? केवल नर्मदा या गंगा की बात नहीं है, देश की सारी नदियां नालों में कन्वर्ट हो गई है। कावेरी अब साल में 3 महीने समुद्र तक नहीं जाती है, गोदावरी 4 महीने नहीं जाती है, पहुंचती ही नहीं है समुद्र तक। और सब लोग बातें करते हैं चलो नदी साफ़ करते हैं। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ, आप नदी साफ़ मत करिए, आप नदी गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ़ तो साल में एक बार वो खुद को कर ही लेती है। यानी ये जो फंडा है कि हम नर्मदा साफ़ करेंगे और गंगा साफ़ करेंगे, या लोग कहते हैं आओ हिमालय बचाते हैं। अरे क्या बचाओगे, 50 लाख साल से ज़्यादा की उसकी उम्र है, अभी 100 साल में आप स्वाहा हो जाने वाले हो। तो ये थॉट समझना होगा कि हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं। अब मेरे से भूमिका की बात आ गई कि देश की सारी नदियों पे बात हो, तो उसके संबंध में विचार मंथन चल रहा है और
हम चाहते हैं कि सोसाइटी को आगे रखें, सरकार पीछे रहे और वापस से हम रिवाइव कर लें उन चीज़ों को, क्योंकि केवल नदियों का विषय नहीं है। मैं यहाँ तालाबों को भी जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, ये सब हमारे समृद्ध जल समृद्धि के हिस्से रहे हैं। दुर्भाग्य से जो कुछ हुआ, और मैं उन लोगों में भी नहीं हूँ जो पुरानी बात को गलत ठहराते हैं और अपने आप को सही ठहराते हैं। जो हो गया, जो नुकसान हो गया, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम उसको रिकवर करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ये नदियाँ फिर से बहें, हम चाहेंगे कि तालाब के अंदर साल भर पानी रहे, और एक बार ठीक दिशा में हम गए तो फिर तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कई गुना बढ़ने लगता है। जी, मैं एक ब्रेक लूँ उससे पहले एक छोटा सा जवाब से और चाहूँगा। लंबे समय से बात चल रही है नदियों जोड़ने को लेके, इसको लेके कितनी गंभीरता से क्या कुछ काम हो रहा है? हम आने वाले समय में कोई बड़ी किसी इस प्रकार की योजनाओं के बारे में सुन सकते हैं? सबसे पहला नदी जोड़ने का कार्यक्रम अगर कोई धरातल पे आ रहा है तो वो केन बेतवा है। कुछ बाधाएं हैं लेकिन उसको पार करेंगे। और बहुत पहले से मैं एक चीज़ कहता चला आया हूँ कि नदी जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, इस पे 40 साल से डिस्कशन चल रहा है। हमने कहा एक नदी जोड़ के देख लो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल लो कि भाई कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। आपको लगे कि जोड़ने से फ़ायदा होता है तो आगे बढ़िए, आपको लगता है जोड़ने से नुकसान होता है तो मत बढ़िए। विवेक के आधार पर करके देखना कि ये ऐसा करने से क्या होगा। तो सबसे पहला नदी जोड़ने का कार्यक्रम हम केन बेतवा के ऊपर प्रयत्न कर रहे हैं। 4-5 साल 10 साल उसको रिव्यू करेंगे, उसका लाभ देखेंगे, उसकी हानि देखेंगे और उसके आधार पर भविष्य की दिशा तय करेंगे। लेकिन पहला नदी जोड़ने का कार्यक्रम है। और ये जो शब्द जोड़ना है, बेसिकली ये भी एक बड़ा वो कन्फ्यूज़न खड़ा करता है। बात इतनी है कि वो जो पानी नदी में उपलब्ध है उसका प्रबंधन ठीक करना है। अब बोलने के लिए आपने जोड़ना बोल दिया। जोड़ने से लोगों को ऐसा लगता है जैसे बाईपास सर्जरी होती है तो एक वेन से दूसरी वेन जोड़ी जाएगी और एक बीच के अंदर एक नई वेन खड़ी की जाएगी। मतलब हर व्यक्ति को थोड़ा सा इसको और गंभीरता से समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर ये काम होने क्या जा रहा है। जी, और उसको अगर हम ठीक से समझ जाएंगे तो फिर ध्यान में आता है कि ये अर्थ वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। तो शायद हम जल प्रबंधन की बात करेंगे। हाँ, यहाँ हम जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं और उसको ठीक ढंग से करने की बात कर रहे हैं। उसमें भी मतभेद हो सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ये देश प्रश्नों और मतभेदों के साथ ही चला है हज़ारों सालों से, आगे भी चलेगा, इसलिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक जोड़ लो, लाभ हानि देख लो, लगे कि लाभ होता है तो आगे जाइए, लगे कि नहीं 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 हानि हो गई तो मत जाना। ठीक है, फिर बैठ के इस बारे में बात कर लेंगे। आपसे ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो पर्यावरण मंत्री का ये दावा है कि एक तरीके से कि जो भी काम लंबे समय से अटके हुए हैं एक तरीके से उन पे आगे बढ़ के उसके लाभ हानि को देखा जाए। तो ये जो चर्चा है हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो जानेंगे पर्यावरण मंत्री से आखिर किस तरीके से भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय जो उसके कमिटमेंट्स हैं, उसके जो एक तरीके से उसने जो अपनी बातें रखी, उस पर कैसे आने वाले समय में आगे बढ़ता नजर आएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, सीधा संवाद। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे। रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है। उसे नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर, टेक एक्शन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। कुछ ऐसा ही लगता होगा जब किसी की कार सरियों से लदे ट्रक से टकराती होगी। ना तो संभलने का मौका होता है और ना ही बचने का कोई रास्ता।
ऐसे ही खौफनाक हादसों को देखते हुए सरकार ने सरिया लादकर चलने वाले ट्रकों के लिए कानून सख्त कर दिया है। अब सरिये का ट्रक से थोड़ा भी बाहर रहना गैर कानूनी है। इस नियम को तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधा संवाद और आज खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। मोदी सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अनिल माधव दवे जी। माधव जी, ब्रेक से पहले हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय जो कोशिशें हैं कि आखिर विश्व में जो जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है, भारत उसमें अभी तक क्या योगदान देता रहा है, और अभी बीते 2 साल के लिहाज से बात की जाए दुनिया की उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं भारत से, जो एक काम करके कई चीज़ें दिखाई हैं कि आखिर रास्ता कहाँ से होकर निकलता है। हम आने वाले समय में क्या उम्मीदें कर सकते हैं कि भारत दुनिया को क्या रास्ता दिखाएगा और कैसे आगे बढ़ेंगी बातें? मुझे तो लगता है कि भारत के पास ही दुनिया के सामने रखने और दुनिया को ये बताने का कि इस जलवायु परिवर्तन का जवाब क्या है और हम इसका उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय चिंतन परंपरा में है। क्योंकि हम इस भारत में 10,000 साल से खेती कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं। 10,000 साल तक आप तभी खेती कर सकते हैं जब आप उसकी धरती की उर्वरक क्षमता को कम नहीं होने देंगे। जलवायु परिवर्तन के और भी जितने बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं पर आज UN और उसमें भी UNFCCC जिन जिन चीज़ों पर एग्री करता है वो हम बंधन कारक हैं और हम उसका पालन करते हैं और उस दिशा में हम प्रोएक्टिव होकर के भी काम करते हैं। लेकिन उसी समय हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि जो विकसित देश हैं, जो पर कैपिटा कार्बन एमिट कर रहे हैं, उसके अंदर उनका रैंकिंग बहुत हाई है, उन सब ने भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से विश्व का जलवायु परिवर्तन नहीं रुकेगा, नहीं ठीक होगा। विश्व के जलवायु परिवर्तन की शुरुआत गांधीयन फिलॉसफी से होती है। गांधी का जो रास्ता है, और गांधी के पहले या मैं कहूँ उसे वो भारतीय रास्ता है, भारतीय विचार चिंतन की मूल परंपरा है। तो उसका विस्तार करेंगे, उसको ले जाएंगे, और अगर कोई एग्रीमेंट होता है, कमिटमेंट होता है, हम अपने देश में उसको रेटिफाई करते हैं और फिर हम उसका पालन करते हैं, हम उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हम किसी बंधन के कारण कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हमारा स्वभाव है और यही भारतीय वे ऑफ लाइफ है। हमारी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसको अगर हमें पूरा करना ही है, क्योंकि हमको अपने सब लोगों के विकास के लिए आगे बढ़ना है एक देश के नाते, हमारी ऊर्जा ज़रूरतों में हमने कुछ टारगेट्स तय किए हुए हैं नॉन फॉसिल फ्यूल्स के आधार पे, जो सोलर एनर्जी जैसी चीज़ें हम लोगों ने शुरुआत की। आपको लगता है कि इस दिशा में जो भारत ने प्रयास की और एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश की है, सोलर एनर्जी की बात हो, विंड एनर्जी की बात हो, या तमाम जो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये कैसे आगे बढ़ता नजर आया? क्योंकि जो टारगेट्स तय किए गए उस पर कई जगहों पर सवाल उठते हैं कि साहब ये व्यवहारिक टारगेट नहीं है। ऐसा लगता है आज से 20 साल पहले अगर मैं ये कहता कि ऐसा एक फ़ोन होने वाला है जो जेब में रखा जाएगा और उससे हम बात कर सकेंगे, तो शायद लोग कहते कि अव्यावहारिक है। लेकिन विज्ञान की विशेषता ये होती है कि वो सब कुछ बदल देती है, दुनिया बदल जाती है। जिस दिन सोलर के मामले में हमने ठीक ढंग से उसकी कुछ समस्याओं का कलेक्शन, स्टोरेज, उसकी लाइफ, इन सब पे ऊपर थोड़ा R&D किया, प्रयत्न किया और उसे ठीक कर लिया, तो इस देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जो बदलाव टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में मोबाइल ने लाया, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था कोई व्यक्ति। और अगर आपने उसका विकास क्रम देखा होगा, प्रमोद महाजन जी पहले ईंट से बड़ा एक मोबाइल लेकर के सबसे पहली बार उनका फ़ोटो छपा था। चलते 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 मोबाइल यहाँ आ गया और स्टीव जॉब जैसे व्यक्ति चले गए। अगर वो ज़िंदा होते तो शायद आप मोबाइल पेन जैसा होता, आप खोल लेते और आप बात करते। लेकिन वो इनोवेटिव दिमाग चाहिए उसके लिए। इट इज़ आइडिया विच रूल्स द वर्ल्ड। तो आने वाले समय में अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेस पे हम लोग काम करेंगे, कर ही रहे हैं, और उसके कारण जो हमारे गोल्स हैं, हम उस गोल्स को बहुत समय से पहले
मान लो हम 2027 में अगर कोई चीज़ गोल करना चाहते हैं तो मालूम पड़ेगा हमने 2021 में उसे प्राप्त कर लिया है। ये केवल तब संभव है जब R&D अच्छा हो जाएगा। टारगेट को और ज़्यादा पहले करने की आप बात कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल सर ये है कि देश की आबो हवा को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण देखने को मिलता है, हालांकि काफ़ी कुछ काम करने की बात लगातार की जा रही है। दुनिया भर में इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि साहब दुनिया के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें दिल्ली जैसी राजधानी या तमाम भारत के अन्य शहर भी शामिल हैं। इसको लेकर क्या और तेज़ी से काम हम आने वाले समय में देख सकते हैं? सबसे बड़ा विषय यह है कि जैसे जैसे हम देश की कुल आबादी का कंसंट्रेशन शहर में करेंगे तो शहर पे जो दबाव आता है पानी के आने का और पानी के जाने का, बिजली आने का और बिजली के उपयोग का, यातायात पर, फूड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर और ऐसी सारी बातें, और अनुमान करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि 50% आबादी शहरों में आ जाएगी 2050 तक आते आते। तो इसके कारण फिर कंसंट्रेशन जब होता है तो सारी समस्याएं भी खड़ी होने लगती है। निदान कहाँ से निकलता है सर? इसका निदान अब इवॉल्व होगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा हम क्या करें कि इसका निदान भी संभव हो, और उसके दिशा में भी काम चल रहा है। दिल्ली यमुना से जितना पानी लेती है उससे ज़्यादा जलमल उसमें छोड़ देती है, और हमने यमुना को क्या कर दिया है, वहाँ जाकर के आचमन करने की तो बात दूर है, उंगली डाल करके कोई आदमी एक बार मुंह पे फेर ले पानी तो भी नहीं फेरेगा। लेकिन इन सच्चाइयों से ही आगे भी बढ़ना है। वो रास्ता कैसे निकलता है कि वो निर्मल जो नदियों की बात जो की जा रही है वो कैसे कब तक संभव हो पाएगी? फिर अभी इतना ज़्यादा कोई, न तो मैं ज्योतिष शास्त्री हूँ ना कोई ऐसा जो लोग ऐसे भविष्य की घोषणाएं करते हैं, लेकिन मुझे इतना ध्यान है कि इसका जवाब जरूर आएगा, क्योंकि जहाँ तक हम पहुँच गए हैं इससे आगे जाने की जगह नहीं है, इसलिए हमको यहाँ से रिवर्स होना ही पड़ेगा, चेतना ही पड़ेगा। एक और सवाल सर बड़ा चिंता पैदा करता है, वो है कचरा प्रबंधन को लेके। इसको लेके भी आपके मंत्रालय ने कई कुछ नियम कायदे कानून बनाए हैं, लेकिन जितनी बड़ी समस्या के तौर पे खासतौर से मेट्रोज़ में जिसका जिक्र आपने किया भी, वहाँ जो देखने को मिलता है उसके लिए और प्रभावी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा और ज़्यादा विश्वास में लेके ऑन बोर्ड लाने की और काम करने की आपको ज़रूरत महसूस होती है। कचरे की निकासी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कचरे को कम करना जरूरी है। पिछले 25-30 सालों में आप याद करिए, घर के अंदर एक डस्टबिन होती थी और वो भी मुश्किल से आधी भरती थी और उससे भी कम भरती थी। आज घर में 4 डस्टबिन रखी और चारों भर जाती है। तो आपने खर्चा करने यानी कचरे का अनुपात इतना बढ़ा दिया और उसके डिस्पोज ऑफ करने की कोई व्यवस्था नहीं दी, तो अंतोगत्वा नुकसान तो होना ही है उसके अंदर। लेकिन जहाँ हमें कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे विचार करना है और उसके लिए नई संरचनाओं को खड़ा करना है, ठीक उसी समय उतना ही ध्यान हमको उसके संबंध में अनुशासन खड़ा करने पर भी देना होगा। गांधी जी ने त्रिमूर्ति भवन में एक बहुत सुंदर बात जवाहरलाल को कही थी, यानी वो गांधी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। उनका हाथ भोजन के पहले धुलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू गए, छोटे थे तब, युवा थे, तो उन्होंने आधा लोटा पानी हाथ धुलवाया और आधा फेंक दिया, वहीं ऐसे जैसा नॉर्मली लोग फेंक देते हैं। गांधी जी ने कहा कि जवाहरलाल ये क्या किया, तुमने आधा लोटा पानी फेंक दिया। तो जैसी जवाहरलाल जी की आदत थी तो उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है बाबू, गंगा में बहुत पानी है। लेकिन गांधी जैसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। गांधी जी ने उस पर जो जवाब दिया वो क्लाइमेट चेंज के लिए जवाब है। उन्होंने कहा, जवाहरलाल, गंगा का पूरा पानी तेरे और मेरे लिए नहीं है, इस पे लाखों लोगों का अधिकार है। तेरे को हाथ धोने के लिए आधा लोटा चाहिए था, उतना उपयोग कर लेता, बचा हुआ आधा लोटा तूने क्यों फेंका। इस एक वाक्य के अंदर उत्तर छिपा हुआ है भविष्य के काम की दिशा का। जी, एक चलते एक सवाल आपसे और सर कि अक्सर खबरों में हम देखते हैं कि एनजीटी बना रहता है, तमाम इस प्रकार के
विषयों को लेकर जिस पर लगता है कि सरकार शायद प्रभावी तरीके से वक्त रहते काम नहीं कर पाई और एनजीटी को एक आके इंटरवीन करना पड़ रहा है। खासतौर से गाड़ियों के पॉल्यूशन जैसी चीज़ों का मसला, उसमें बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ का स्टेक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यूरो 6 मानक को अपनाने 2020 तक की बात की जा रही है, अन्य प्रकार की चीज़ों की बात की जा रही है। आपको लगता है कि आपका मंत्रालय किस प्रकार का रोल अदा कर सकता है आने वाले समय में प्रोएक्टिव होके कि ये समस्याएं सरकार के स्तर पे ही निपट जाएं, एनजीटी को हेडलाइन बनने का मौका ना मिले? मुझे लगता है कि पैर को पैर से नहीं उलझना चाहिए और उंगलियों को दूसरी उंगलियों से नहीं उलझना चाहिए। अगर उलझेगी तो सामान उठेगा नहीं, आदमी चलेगा नहीं। और अगर सब अपनी अपनी दिशा में ठीक काम करते हैं तो आप मीलों साथ पैदल चल सकते हैं। और एक बार भी अगर अटके तो लड़खड़ाने से और गिरने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सरकार की जितनी व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं एक दूसरे को पूरक बनने के लिए है, ये एक दूसरे को सशक्त बनाने के लिए है। मुझे लगता है यही गुड गवर्नेंस है। और ये जो गुड गवर्नेंस है, उस दिशा में देश के प्रधानमंत्री बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। और किसी एक संस्था का या किसी एक विषय का नहीं है। फाइल इंटर डिपार्टमेंटल भी क्यों रुकना चाहिए? कोई डिसीजन एक डिपार्टमेंट यस कहता है, दूसरा नो कहता है, ऐसा क्यों होना चाहिए? आप बैठ करके निर्णय करिए, क्योंकि पैसा जनता का है, काम देश का है और भविष्य लोगों का है। तो उसके संबंध में केवल विम्स एंड फैंसीज पे मेरे को कुछ लगता है तो मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं सरकार और अच्छी सरकारों के संबंध में मानता हूँ। इसका ध्यान सारे मंत्रालय, सारी चीज़ें रखती हैं और सौभाग्य से देश के प्रधानमंत्री उसे, और इसी को उन्होंने कहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, काम करने का अच्छा तरीका। ये एक बिल्कुल छोटा सा सवाल चलते चलते ध्यान आ गया कि जब आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई मोदी मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री का क्या कुछ मूल वाक्य था आपको कि किस प्रकार से इस महकमे को आगे बढ़ाना है, देश की आबो हवा को सही रखना है? कोई खास बात जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? देश का नाम रोशन करिए, ये आपको मूल मंत्र दिया उन्होंने। वो हमेशा कहते हैं कि देश का नाम रोशन करिए। तो देश का नाम रोशन करना ये हर नागरिक का परम कर्तव्य है। ये किसी मंत्री का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, इस देश के 1 अरब 30 करोड़ लोगों का काम है कि सब मिलकर के ये गोवर्धन रूपी पर्वत उठाएं और देश का नाम विश्व के रंगमंच पर ऐसा रोशन करो कि लोग भी कहें क्या बात है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप देश का नाम रोशन करें और मोदी सरकार पूरे देश को दुनिया भर में रोशन करे। बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले समय के लिए। जो कार्यकाल है उसमें आप बहुत सी समस्याओं, चुनौतियों से पार पाके लोगों के लिए आबो हवा और एक बेहतर तरीके से जीवन उपलब्ध करा सकें। बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें साझा करने के लिए। तो ये थे पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत कुछ चीज़ें भले ही चुनौतियों के रूप में सामने नजर आ रही हों, लेकिन सबके साथ मिल बैठ के, जितने भी स्टेक होल्डर्स उनके साथ मिल बैठ के बात करके ही रास्ता निकलता है और ऐसे ही आगे बढ़ा जाएगा। और कोशिश यही है कि हर आमो खास को ये महसूस हो सके कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ में मोदी सरकार चलती नजर आ रही। तो आज के सीधा संवाद कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी खास मेहमान के साथ होगी आपसे मुलाकात, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।